Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 physical activity trainer code 845 CBSE board exam. स्टूडेंट्स, हमने 2026 बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की है जहां पर हम रिवीजन कर रहे हैं. हमने पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का रिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, आज के वीडियो में हम पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के सभी चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं. यहाँ पर आपके सिलेबस में 4 चैप्टर्स गिवन है, बट जो आपका सीबीएसई स्टडी मटेरियल है उसमें 3 चैप्टर्स हैं. बट यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ भी मिस कर दिया गया है, इसलिए मैंने सारे चैप्टर्स को कवर किया है. ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट जो हमें सिलेबस में गिवन है बट सीबीएसई स्टडी मटेरियल में नहीं है, मैंने उसको यूनिट 0 कंसिडर किया है. ठीक है, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेक्टर में कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं. सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन में टीचर बन सकते हैं, देन कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिटनेस सेक्टर, इक्विपमेंट मैनेजर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. आप जानते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं लाइक टूर्नामेंट्स, मैचेस. तो ऐसे में उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, उसके बारे में रिपोर्ट बनाना. देन फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, इस तरह की डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में अवेलेबल होती हैं. देन देर आर 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स. इनके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर इनकी डेफिनेशन गिवन हो सकती है और टर्म आइडेंटिफाई करने को कहा जा सकता है. फिजिकल एक्टिविटी कोई भी ऐसा बॉडी मूवमेंट, मतलब फिजिकल मूवमेंट जो आपकी स्केलेटल मसल से प्रोड्यूस होता है. आप कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं तो वो होती है फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें आपकी एनर्जी खर्च होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो मसल से हो रहा है, तो उस केस में वो फिजिकल एक्टिविटी होती है. देन नेक्स्ट इज गेम. गेम मतलब कोई भी एक्टिविटी जो रूल्स के अकॉर्डिंग खेली जाती है, एंड ये हम अपने एंजॉयमेंट के लिए भी खेल सकते हैं या फिर हो सकता है कि हम कंपटीशन के लिए खेल रहे हैं. फॉर एग्जांपल लूडो. आप एक इंडोर गेम जानते हैं लूडो, जो आप जनरली अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हैं. उसमें रूल्स होते हैं पर हम खेलते अपने एंजॉयमेंट के लिए हैं. देन अगर हम बात करें कबड्डी, तो कबड्डी एक ऐसा गेम है जो कंपटीशन के लिए भी खेला जाता है एंड उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि हमें ऐसे ही इसको खेलना है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गेम. देन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स मतलब ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल एक्टिविटी जिसमें स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मतलब आप किसी भी स्पोर्ट्स को देखेंगे तो वहां पर पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स देखी जाती हैं और जिस प्लेयर के पास जितनी अच्छी स्किल्स होंगी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा. स्पोर्ट्स में जनरली कंपटीशन होता है, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड यहाँ पर वही अच्छा प्लेयर बन पाता है जो अपनी स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है. ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं. देन रिक्रिएशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं अपने रिफ्रेशमेंट के लिए. जब आप बोर हो गए हैं, अब आपको अपने रिफ्रेशमेंट के लिए कोई भी एक्टिविटी करनी है. इसमें आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं. इवन अगर आप डांस कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसी साइड एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं एंड उसका एक्चुअल आपके मेन काम से कोई लेना देना नहीं है, तब वो होती है रिक्रिएशन. ओके. देन इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स इन स्पोर्ट्स. लाइफ स्किल्स हमें सिखाती हैं कि हमें फेलियर्स के साथ कैसे डील करना है. जरूरी नहीं है कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप हर बार जीत जाएं, कभी कभी आप हार भी जाते हैं. तो फेलियर के साथ कैसे डील करना है. जब हम हार जाते हैं तो हमने कहाँ कहाँ पर गलतियां की, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और ये ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर पाए. कई बार हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करने होंगे. जैसे अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपका एक फिक्स शेड्यूल होगा जिसकी वजह से आपको अपना कंफर्ट जोन लीव करना होगा. ऐसे सेक्रीफाइसेस करना आपको लाइफ स्किल सिखाती हैं. देन जब आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो जनरली आपको टीम्स में वर्क करना होता है. आपकी टीम होती है एंड आपको अपनी टीम के लिए खेलना है. तो उसमें सिर्फ आप अपने जीतने पर ध्यान नहीं देते, आप ध्यान देते हैं कि हमारी टीम जीतनी चाहिए. तो उसमें आपको टीम वर्क भी सीखने को मिलता है.
आपको डिसिप्लिन भी सीखने को मिलता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं हमेशा उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। एंड इवन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब भी हमें वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान में रखने होंगे। सो डिसिप्लिन भी सीखने को मिलता है। देन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा है कोई भी स्पोर्ट्स होगा, कोई भी टूर्नामेंट होगा, उसका अपना स्पेसिफिक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि टाइम मतलब अनलिमिटेड टाइम मिलेगा आप परफॉर्म करते रहिए, नहीं, हर चीज के लिए स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी के अंदर आपको उसे परफॉर्म करना होगा। सो टाइम मैनेजमेंट भी हमें सीखने को मिलता है। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू यूनिट 1, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। असेसमेंट को समझने के लिए एक बार हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके एग्जाम का। सपोज करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम है। ये जो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए। बेसिकली जब भी कोई असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है उसका पर्पस होता है स्टूडेंट की लर्निंग को टेस्ट करना, मतलब आपने क्या सीखा और कितना सीखा, कितने अच्छे से सीखा, ये चीज टेस्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट। सपोज करते हैं कि आपके टीचर ने आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं। तो क्या आपके टीचर 2 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद 5 चैप्टर का टेस्ट ले सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ उसी चीज का टेस्ट ले सकते हैं जिस चीज को उन्होंने पढ़ाया है। जब तक हम किसी चीज को पढ़ाते नहीं है, सिखाते नहीं है, हम उसका असेसमेंट नहीं ले सकते। एंड सेम अप्लाइज टू द असेसमेंट। देन अगर हमारे पास एक गोल नहीं है तो हम असेसमेंट नहीं कंडक्ट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया कि अगर 2 चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं तो हम उन्हीं का तो टेस्ट लेंगे। तो 2 चैप्टर्स का टेस्ट लेने का मतलब है हम ये टेस्ट करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ये 2 चैप्टर्स कितने अच्छे से समझ में आए। तो हमारे पास एक गोल है कि हमें इन 2 चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना है। अगर हमारे पास गोल नहीं होगा तो हम असेसमेंट नहीं ले सकते। ओके, तो हर एक असेसमेंट का पर्टिकुलर गोल होता है कि हमें एक्चुअल में देखना क्या है। ओके, there are different types of assessment: teacher observation, homework, peer observation, and self assessment. टीचर ऑब्जर्वेशन मोस्ट कॉमन मेथड है फिजिकल एजुकेशन की क्लास में असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी हमें देखना है कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उनका असेसमेंट कंडक्ट करना है, तो एज अ टीचर हम खुद ही ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं एंड ये एनालाइज कर पाते हैं कि स्टूडेंट्स को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है। जब भी टीचर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, जैसे चेकलिस्ट, मतलब हमने एक चेकलिस्ट बना ली है जिसमें सभी स्किल्स मेंशन कर दी हैं। तो अब हम सभी स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं जो टीचर यूज करते हैं: बैक ऑफ द वॉल टेक्निक, स्कैनिंग टेक्निक, मतलब हम बिल्कुल क्लास के पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे और फिर देखेंगे, सारी क्लास को स्कैन करेंगे। स्कैन करने का मतलब है कि हम प्रॉपरली देखते हैं, प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट उस स्किल को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसे स्कैनिंग कहा है। देन टीचर को ऐसी जगह खड़े होना है जहां से वो पूरी क्लास को ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक्टिविटी एरिया के बाहर रहना है, क्योंकि जहां पर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अगर टीचर वहां पर रहे तो इंटरप्ट हो सकती है एक्टिविटी। इसलिए ऐसी एक एक्टिविटी एरिया के बाहर रहना होगा। देन नेक्स्ट इज होमवर्क। होमवर्क भी एक टाइप का असेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास में कोई भी कंसेप्ट पढ़ाया गया, तो जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो वो उसी कंसेप्ट से रिलेटेड होता है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप क्लास के बाहर कंप्लीट करते हैं वो होता है होमवर्क। जब हम फिजिकल एजुकेशन क्लास की बात कर रहे हैं उसमें जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उससे ये ट्राई किया जाएगा कि आपकी साइकोमोटर स्किल्स आप प्रैक्टिस कर पाएं, आपकी फिटनेस इंप्रूव हो, और आपके कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग मींस आप चीजों को कितना अच्छे से याद रख सकते हैं, ये चीज एनहेंस हो। आपकी पार्टिसिपेशन, प्रोग्रेस, प्रोसेस, इन सभी के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाते हैं। जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा तो उसमें हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी घर पर प्रैक्टिस करने को कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल आज आपको कोई भी स्किल सिखाई है तो आपको कहा जाएगा कि आप घर पर जाकर प्रैक्टिस करिए, तो वो आपका होमवर्क है। देन कोई रिटर्न वर्क भी हो सकता है, जैसे आपको रिपोर्ट्स लिखनी है। देन कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लाइक आपको ये इवेंट देखना है, स्पोर्ट्स इवेंट, और उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है और उसके बारे में पोर्टफोलियो बनाना है। तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज आपको होमवर्क में दी जाती हैं। ये भी असेसमेंट का ही एक फॉर्म होती है।
देन पीयर ऑब्जर्वेशन, पीयर मतलब जो हमारे साथ होते हैं, तो स्टूडेंट्स एक दूसरे की परफॉर्मेंस को भी असेस कर सकते हैं एंड ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारी स्किल परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर जो भी क्रिटिकल एलिमेंट्स के बारे में हमें कहा गया है कि आपको स्पेशली इस चीज पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहा है, बट हर बार जब वो किक बॉल को किक करते हैं, तब वो मिस्टेक करते हैं, तो वहां पर टीचर ने एक स्टूडेंट को कह दिया कि आप स्पेसिफिकली इस चीज पर ध्यान दोगे कि ये हर बार करेक्टली बॉल को किक करे। सो उसमें क्या होगा कि वो क्रिटिकल एलिमेंट पर फोकस कर रहा है। तो हर बार जब भी पीयर ऑब्जर्वेशन के लिए कहा जाएगा, तो टीचर को क्लियरली डिफाइन करना होगा कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है, किस चीज को ऑब्जर्व करना है, और एक टाइम पर आपको एक ही चीज पर ध्यान देना होगा। ठीक है। सो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को ऐसा प्रेशर फील भी नहीं होगा, क्योंकि उनके जो साथ वाले हैं वो ही उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड वो स्पेसिफिक फीडबैक दे देंगे, तो उससे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो पीयर ऑब्जर्वेशन भी एक अच्छी टेक्निक है असेसमेंट के लिए। देन नेक्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है हम खुद का असेसमेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसमें हम खुद को ही इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वो होता है सेल्फ असेसमेंट। इसकी हेल्प से हम अपने साइकोमोटर स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स एंड अफेक्टिव डोमेन्स की स्किल्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, आप उसमें खुद को एसेस करें कि हम यहाँ पर कहाँ पर गलती कर रहे हैं, या फिर कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आप खुद का एनालिसिस करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो इससे आप स्किल के लार्जर कंपोनेंट्स पर ध्यान दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, आपको उस गेम में कहीं भी पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ रही है, आप उस चीज को अच्छे से खुद ही समझ पाएंगे। एंड जब आप किसी भी स्किल को शुरू में डेवलप करते हैं, मतलब जब आप किसी भी चीज को सीखना स्टार्ट करते हैं, तब सेल्फ असेसमेंट हेल्प करता है। तो जब आपने कोई भी यूनिट स्टार्ट की एंड उसके एंड में, मतलब आपने वो कंप्लीट कर ली है, तब भी आपको सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, खुद का एनालिसिस करना चाहिए एंड जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हमने कहाँ पर कितना अच्छा परफॉर्म किया। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस टाइम भी दिया जाना चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं, सेल्फ असेसमेंट कर पाएं एंड फाइनल असेसमेंट, मतलब जो टीचर के सामने आपको असेसमेंट देना है, उससे पहले आपको रिवीजन प्रैक्टिस का भी टाइम मिलना चाहिए। देन देर आर डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग असेसमेंट। फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी एज क्या है, आपका डेवलपमेंटल लेवल क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटीज तो नहीं है, एंड आपकी जनरल हेल्थ कैसी है। देन स्कूल फैक्टर्स मींस आप स्कूल से कितना कनेक्टेड फील करते हैं एज स्टूडेंट, आपको वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स वहां पर एड्रेस की जाती हैं। देन टीचर फैक्टर, आपको कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं कि हर एक टीचर का अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, बट सभी सेम फाउंडेशन को ही यूज कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, बस जो उनकी टेक्निक है, उनका इंटरेक्शन करने का तरीका है, वो अलग होता है। सो ऐसे में टीचर की क्या स्टेट है वो अफेक्ट करती है, एंड उनको कितनी नॉलेज है टेस्ट मटेरियल की, टेस्टिंग एनवायरनमेंट के साथ वो कितना फेमिलियर है, ये सभी चीजें असेसमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। देन असेसमेंट टूल्स। सो हम असेसमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। सबसे पहला है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब जितने भी टास्क हैं, हम सभी की एक लिस्ट बना लेंगे एंड जो टास्क कंप्लीट होते जाएंगे, हम उनको चेक करते जाएंगे। सो इससे हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी टास्क रह ना जाए, क्योंकि अगर आप चेकलिस्ट नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि कोई चीज आप भूल जाएं, तो उस केस में आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो हम पहले ही चेकलिस्ट बना लेते हैं, और इसको हम डिफरेंट टाइप से बनाते हैं। लाइक प्री असेसमेंट, मतलब असेसमेंट के पहले हमें क्या काम करने हैं वो अलग बनाएंगे, असेसमेंट के दिन क्या काम करने हैं वो अलग बनाएंगे, और असेसमेंट खत्म होने के बाद क्या करना है वो अलग बनाएंगे। रूब्रिक। रूब्रिक को समझने के लिए आप इसे कंपेयर कर सकते हैं ग्रेड से। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको एग्जाम में ग्रेड दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रेड मिली है A1, तो क्या इसका ये मतलब है कि आपके 100 मार्क्स हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके 99 मार्क्स हो, 98 हो, 97 हो। तो बेसिकली जब हम कोई भी ग्रेड असाइन करते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिकली
एग्जैक्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रही है, वो एक सेट ऑफ वैल्यूज को डिनोट करती है। तो उसी तरह से जब हम असेसमेंट के लिए रूब्रिक बनाते हैं तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली कुछ ग्रेड बना देते हैं और उनके अपने डिस्क्रिप्शन बना देते हैं। जैसे अगर हम 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल की बात करें तो ए का मतलब है प्रोफिशिएंट, मींस आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म की है एंड आप उसमें प्रोफिशिएंट हैं, तो इसमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। देन अगर हमने बी ग्रेड असाइन किया है, इसका मतलब अभी आप डेवलपिंग है, तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रेड के अकॉर्डिंग पॉइंट दे रहे हैं, ना कि पॉइंट के अकॉर्डिंग ग्रेड। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखें जब हम बात करते हैं रूब्रिक की। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस की क्वालिटी बताने के लिए कि आपने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसके लिए हम ग्रेड असाइन करते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स की ग्रेडिंग स्केल है, 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल एंड 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। ओके, इसके बाद आता है बेंचमार्क। जब भी कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो उसमें हम स्पेसिफिकली एग्जैक्ट वैल्यू को एप्रोप्रिएट नहीं बताते हैं, हम उसमें रेंज ऑफ वैल्यू को कंसिडर करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैंने कहा है कि अगर आपका स्कोर 5 to 10 के बीच में है तब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेयर एज अगर आपका स्कोर 2 to 4 के बीच में है तो आपने ठीक परफॉर्म किया है, एवरेज। तो इसमें मैं क्या बता रही हूँ, इसमें मैं रेंज ऑफ वैल्यू बता रही हूँ, राइट। सो इस तरह की रेंज क्रिएट करने के लिए आप बनाते हैं बेंचमार्क। सो बेंचमार्क के लिए आपको डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे अलग अलग स्कूल एंड अलग अलग स्टेट से, और इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एज ग्रुप और जेंडर सेम हो। सो उसके लिए सेम बेंचमार्क बनाया जाएगा। देन हम डेटा को एनालाइज करेंगे एंड जेंडर स्पेसिफिक ग्रेडिंग नॉर्म्स बनाएंगे, मतलब मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, क्योंकि उनकी अलग अलग फिजिकल स्ट्रेंथ्स होती हैं। देन वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के लिए आपको टेस्टिंग करनी होगी, पहले टेस्ट कर लेंगे और अगर ये अप्रोप्रिएट आता है तो फिर उसको फाइनलाइज करेंगे। सो इस तरह से हम बेंचमार्क बनाते हैं। देन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन फोकसेस ऑन ग्रेड्स। यहाँ पर हम ग्रेड्स पर फोकस करते हैं एंड बेसिकली जब हम असेसमेंट की बात करते हैं और इवेल्युएशन की बात करते हैं तो दोनों कुछ टर्म्स में सिमिलर भी हैं और कुछ टर्म्स में डिफरेंट भी हैं। जब बात करेंगे सिमिलैरिटी की तो दोनों क्राइटेरिया पर बेस्ड होते हैं, हम क्राइटेरिया के बेसिस पर इवेल्युएट करते हैं, क्राइटेरिया के बेसिस पर ही असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। एंड एविडेंस ड्रिवन होंगे, मीन्स जो हम देख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम कंक्लूजन तक जाते हैं एंड इसमें मेजरमेंट्स यूज करेंगे। सो ये है सिमिलैरिटी। बट जब हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में तो असेसमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो थ्रू आउट लर्निंग चलता रहता है। आपको कोई चीज सिखाई गई, फिर आपका असेसमेंट कंडक्ट किया गया, फिर उससे जो भी फीडबैक मिला उससे आपने इम्प्रूव किया, फिर आपको कुछ और सिखाया गया, फिर आपका फिर से असेसमेंट हुआ। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो थ्रू आउट लर्निंग चलता रहेगा। वेयर एज जब हम बात करते हैं इवेल्युएशन की तो ये एक फाइनल प्रोसेस है जो फाइनली कंडक्ट किया जाएगा ताकि ये कंक्लूड किया जा सके कि आपने कितना सीखा एंड उसके बेसिस पर आपको ग्रेड प्रोवाइड की जाती है। तो इससे आपको आपके लर्निंग गैप पता चलते हैं कि आपकी कहाँ कहाँ पर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की नीड है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ये ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह है, मतलब हर बार असेसमेंट के बाद हम इवेल्युएशन जो प्रोवाइड करते हैं। देन समेटिव इवेल्युएशन मींस जब हम प्रोग्राम का आउटकम इवेल्युएट करते हैं, मतलब हमने इस प्रोग्राम से क्या सीखा, इस चीज को इवेल्युएट करते हैं। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मींस अगर आपको कोई भी स्किल या कोई भी गेम खेलने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस वजह से है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को डायग्नोस किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव असेसमेंट। नेम से समझ में आ रहा है ये ऐसा असेसमेंट है जिसमें हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोकस होगा कि जो भी स्किल आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। सो आपने कितने अच्छे से परफॉर्म किया, इस चीज पर फोकस किया जाएगा, ना कि क्वांटिटी पर। सो यहाँ पर हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं, इसलिए हमने इसे कहा है क्वालिटेटिव असेसमेंट। एंड इसमें हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्राइटेरिया का यूज करते हैं। सो इसमें हम बेसिकली रूब्रिक्स का यूज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें असेसमेंट प्लानिंग करनी होगी, इसके लिए हम एक असेसमेंट आउटलाइन बनाएंगे, प्लान आउटलाइन। सो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करेंगे, हमें यहाँ पर क्या क्या सीखना होगा, इस प्रोग्राम के क्या क्या आउटकम होने चाहिए। देन टेक्निक्स,
सो यहाँ पर हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, देन टाइमलाइन क्या होगी, कब हम कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, सो कौन से रिसोर्सेज किसको कलेक्ट करने हैं एंड कौन कौन से मटेरियल्स प्रेजेंट होनी चाहिए, सभी की चेकलिस्ट बनाई जाएगी। सो इस तरह से हम असेसमेंट को प्लान करते हैं। ओके, ये असेसमेंट प्लानिंग क्वांटिटेटिव असेसमेंट में भी सेम रहेगी। ओके, सो रिमेंबर दिस। इसके बाद जब हम चेकलिस्ट बनाते हैं तो हमें प्री असेसमेंट, असेसमेंट डे, पोस्ट असेसमेंट सभी के लिए बनानी होगी। सो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टास्क करने होंगे, वो सभी हम चेकलिस्ट में मेंशन कर लेंगे। तो असेसमेंट के पहले हमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना है, अप्रूवल्स ऑब्टेन करने हैं जो भी अथॉरिटीज हैं, हेल्थ चेक करनी है, वेदर का ध्यान रखना है क्योंकि जहां पर एक्टिविटी होगी वहां पर वेदर सही होना चाहिए, अदरवाइज एक्टिविटी में इंटरप्शन हो सकता है। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए एंड शेड्यूल की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। देन सारी इक्विपमेंट अवेलेबल है, इस चीज की इंश्योरिटी आपको होनी चाहिए। देन ग्राउंड प्रिपरेशन मीन्स जहां पर ये एक्टिविटी होने वाली है जिस एरिया में, उसको प्रिपेयर कराना है एंड वहां पर ड्रिंकिंग वाटर के अरेंजमेंट एंड फर्स्ट एड का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें असेसमेंट से पहले अरेंज करनी है। इसके बाद जब असेसमेंट होगा उस दिन हमें इंश्योर करना है कि ग्राउंड सेफ है एंड सभी चीजें प्रॉपरली मार्क्ड हैं, इक्विपमेंट्स को एक बार रीचेक करना है एंड स्टूडेंट्स को क्लियरली इंस्ट्रक्शन समझाने हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। वार्म अप एंड कूल डाउन एक्टिविटीज भी करानी है, अटेंडेंस एंड रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है एंड क्योंकि अगर स्टूडेंट्स हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जब हम उनकी एक्टिविटीज के लिए रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं तो डेटा एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे और उसी के बेसिस पर कंक्लूजन निकालेंगे। सो ये सभी एक्टिविटीज हमें एज अ फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर ध्यान रखनी है। इसके बाद पोस्ट असेसमेंट, मतलब असेसमेंट के बाद हमें क्या देखना है। सो हमें कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करना है जो वेरीफाइड डेटा है जिसे हमने चेक कर लिया है, उसकी एक्यूरेसी चेक कर ली है, हमें उसे अपलोड करना है एंड जनरेटेड रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना है। एंड अगर कहीं भी एरर्स है तो पहले चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद जब वेरीफाई कर लिया है कि सब कुछ ठीक है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग, और रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोऑर्डिनेटर को भी बताएंगे। सो यहाँ पर हमने ऑल ओवर डिस्कस किया कि हमें असेसमेंट के पहले क्या करना है, असेसमेंट के दिन क्या करना है और असेसमेंट के बाद क्या करना है। ओके, सो ये सभी रोल होते हैं फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के। ओके, देन बात करते हैं क्वांटिटेटिव असेसमेंट के बारे में। सो यहाँ पर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें हम फिटनेस टेस्ट पर ध्यान देंगे। सो फिटनेस टेस्ट में हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टेस्ट यूज करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स टेस्ट करने के लिए। सो सबसे पहले एरोबिक कैपेसिटी मींस हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितनी देर तक कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बीप टेस्ट एंड 600 मीटर रन और वॉक। देन एनएरोबिक कैपेसिटी मींस जब हमारे पास कम या फिर बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो तो हम कितना मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर पाते हैं, इस एबिलिटी को हम कहते हैं एनारोबिक कैपेसिटी। इसके लिए हम 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट यूज करते हैं एंड इसमें जो स्कोर होगा वो होगा मिनिमम टाइम जो आपने लिया है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर बार हम स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर से ही हमें पता चलता है कि आप उस फिटनेस टेस्ट में, आप उस क्वांटिटेटिव असेसमेंट में आपने कैसा परफॉर्म किया। और क्योंकि यहाँ पर हम स्कोर की बात कर रहे हैं, स्कोर में हमें नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ये है क्वांटिटेटिव असेसमेंट जहां पर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे रेंज ऑफ मोशन को बताती है। सो इसके लिए हम सिट एंड रीच टेस्ट यूज कर सकते हैं एंड इसमें स्कोर होता है जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं इन सेंटीमीटर। देन एब्डोमिनल स्ट्रेंथ मींस हमारी एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम सिटअप्स या कर्ल अप टेस्ट यूज करते हैं एंड इसमें स्कोर होगा नंबर ऑफ सिटअप्स इन फिक्स टाइम। देन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लोअर बॉडी के लिए अलग होता है और अपर बॉडी के लिए अलग टेस्ट होगा। सो लोअर बॉडी के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, इसमें डिस्टेंस मीटर्स में कवर किया जाता है एंड यही स्कोर होता है। देन अपर बॉडी के लिए यूज करते हैं ओवरहेड मेडिसिन बॉल थ्रो, इसके लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस बॉल कवर करती है मीटर्स में कवर किया जाता है एंड ये स्कोर होता है। ओके, इसके बाद हाइट एंड वेट, ये भी फिटनेस टेस्ट का ही पार्ट है क्योंकि हमारी एज के रिस्पेक्ट में हमारे हाइट और वेट कितने हैं ये भी हमारे डेवलपमेंट को शो करते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है इसको शो करते हैं। सो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं।
देन बात करें क्वांटिटेटिव असेसमेंट के प्लानिंग की, सो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो असेसमेंट प्लान बनाना है उसकी आउटलाइन वैसी ही होगी जैसे हमने क्वालिटेटिव असेसमेंट में डिस्कस की है। बस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। क्वांटिटेटिव असेसमेंट है तो इसमें एंड्योरेंस टेस्ट होंगे, तो एंड्योरेंस टेस्ट हमें प्रोबेबली अलग दिन करना चाहिए क्योंकि ये एक टायरिंग टेस्ट है, मतलब इसमें स्टूडेंट्स थक जाते हैं, तो इसलिए हम सेम डे पर सभी टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएंगे। एंड फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट हम सेम डे पर कंडक्ट करा सकते हैं। देन हमें एटलीस्ट 2 दिन के लिए ये सभी टेस्ट कंप्लीट करने हैं, मतलब हमें मिनिमम 2 डेज रखने हैं जिसमें हम इन सभी टेस्ट को कंप्लीट कर पाए, सो दैट एडिक्वेट रिकवरी टाइम मिल पाए सभी टेस्ट के बीच में। एंड जो भी स्कोर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्हें केयरफुली इनपुट शीट पर रखना है क्योंकि अगर कहीं भी एरर आएगा तो उसमें असेसमेंट इनएक्यूरेसी होगी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। सो इन सभी पॉइंट्स का ध्यान हमें रखना है क्वांटिटेटिव असेसमेंट की प्लानिंग के लिए। देन पेरेंट टीचर मीटिंग, सो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हम पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं एज फिजिकल एजुकेशन टीचर और फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, सो ये एक टू वे कन्वर्सेशन होनी चाहिए जिसमें हम भी पेरेंट्स को बता रहे हैं स्टूडेंट्स के चैलेंजेस के बारे में और उनके स्ट्रेंथ के बारे में, और साथ ही हम पेरेंट्स से भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें भी समझना है और हमें समझाना भी है। देन एम्फेसिस ऑन लर्निंग, हमें इस चीज पर एम्फेसाइज करना है कि सिर्फ क्लास में ही नहीं, वो क्लास के बाहर भी अपनी लर्निंग जारी रखें, एंड किस तरह से क्लास के बाहर भी वो डिफरेंट स्किल सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस चीज को उन्हें समझाना है। देन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, मींस स्टूडेंट्स कहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पर उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, किन पर उन्हें काम करने की जरूरत है, ये सभी चीजें हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। देन अब हम बात करने वाले हैं कि हमें किस तरह से पीटीएम के लिए प्रिपेयर करना है। सो इसमें अगेन 3 पार्ट्स होंगे। प्री पीटीएम मतलब पीटीएम से पहले, पीटीएम के टाइम एंड पीटीएम के बाद। सो प्री पीटीएम प्रिपरेशन में हमें सबसे पहले पीटीएम का शेड्यूल कंफर्म करना है, कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करना है, जो रिपोर्ट्स हैं एरर फ्री होनी चाहिए, ये चीज हमने पहले भी इंश्योर की थी, हमें दोबारा इंश्योर करनी है। एंड डैशबोर्ड को अपडेट करना है, प्रॉप्स टेस्टिमोनियल फॉर्म्स को प्रॉपरली अरेंज करना है, एंड जहां पर पीटीएम होने वाली है और जहां पर ये सभी चीजें अरेंज्ड हैं उस चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। देन जब पीटीएम जिस दिन पीटीएम होगी तो हमें पहले ही वहां पर पहुंच जाना है, ऐसा नहीं है कि आप लेट जाएं क्योंकि उससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, एंड वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं देता। सो यू हैव टू अराइव अर्ली, बी प्रेजेंटेबल, एंड सभी चीज़ों को प्रॉपरली डिस्प्ले करें, एंड क्लासरूम के बाहर अवेलेबल रहें ताकि आपसे सभी लोग प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएँ। एंड प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, पोलाइट कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्वेश्चंस को ध्यान से सुन के, एंड एक अच्छा कन्वर्सेशन आपको रखना है, और पॉजिटिव अप्रोच मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे की बुराई ही कर रहे हैं, आपको प्रॉपरली बताना है कि स्टूडेंट कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको कन्वर्सेशन करनी है। देन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपकी कन्वर्सेशन पॉजिटिव अप्रोच के साथ हो, पंक्चुअल रहना है, पोलाइट रहना है, एंड जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसे पहले ध्यान से समझें और फिर आप उसका आंसर करें, और कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करनी है। देन पोस्ट पीटीएम मतलब पीटीएम के बाद, सो पीटीएम के बाद आपको इवेंट कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट करनी है, टेस्टिमोनियल्स अगर फिल किए हैं तो वो आपको सबमिट करने हैं, और कोई भी मेजर इश्यूज हैं तो वो भी आपको कंसर्न अथॉरिटी को बताने हैं। जब हम स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं उससे हमें समझ आता है कि कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट की नीड है। इसके हेल्प से हमें रेमेडियल मेजर्स डिसाइड करने होंगे कि हमें किस तरह से स्टूडेंट्स को हेल्प करनी है उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। हर एक स्टूडेंट के अपनी लर्निंग एबिलिटीज हैं, अपना लेवल है लर्न करने का, फिटनेस लेवल का। हमें उस चीज को ध्यान रखना है कि हर एक स्टूडेंट अलग है, तो इसलिए हमें उनके अकॉर्डिंग ही रेमेडियल मेजर्स डिजाइन करने हैं सो दैट वो उनको हेल्प कर पाए उनकी उनके चैलेंजेस को ओवरकम करने में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है एक
स्पेसिफिक एग्जाम्पल, सो ये सैंपल रेमेडियल मेजर है एरोबिक कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो इसके लिए हम वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग रोप, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ये सभी चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। सो इस तरह से जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा कि हमें पर्टिकुलरली किस चीज को इम्प्रूव करना है, तो उसी चीज से रिलेटेड रेमेडियल मेजर्स हम यहाँ पर बताएंगे। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1। Now let us proceed to Unit 2, Emergency Management. सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस क्या है? इमरजेंसी रिस्पांस होगा तभी हम इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे। सो इमरजेंसी रिस्पांस का मतलब है अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें हमारे इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर हमने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो बहुत रिस्क है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या एक्शन लेना है, हमें क्या रिस्पॉन्स करना है ताकि हम किसी की लाइफ को सेव कर पाए, या फिर अगर किसी को चोट लगी है तो उसे किसी तरह से हम हेल्प प्रोवाइड कर पाए। तो ये सभी चीजें आती हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स में। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स की नीड ये है कि सबसे पहले तो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लाइफ को सेव करें। एंड अगर बहुत सीवियर इंजरी है तो उसकी सीवियरिटी को कम कर पाएं जिस भी तरह से पॉसिबल है। मेडिकल सपोर्ट टाइमली प्रोवाइड करें एंड इंश्योर करें कि डेली एक्टिविटीज में जहाँ पर जो एक्टिविटी एरिया है वो पूरा सेफ होना चाहिए। सो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में। सो फर्स्ट कंडीशन इज हीट स्ट्रोक। ये एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत हॉट स्किन हो जाती है एंड इसमें हमारी पल्स, ब्रीथिंग बहुत बढ़ जाती है। सो ये हीट एक्सपोजर या स्ट्रेनस एक्टिविटी की वजह से हो सकता है एंड ये हमारी लाइफ के लिए खतरा है, हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। सो ऐसे में ज़रूरत है कि हम इमिजिएटली उस पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले तो उन्हें एक ठंडी जगह पर लेकर जाना है, क्योंकि अगर वो गर्म जगह पर रहेंगे तो वहाँ पर और भी हालत बिगड़ सकती है। देन हमें वाटर, कूल वाटर के साथ, आइस पैक्स के साथ या फिर वेट टॉवल के साथ उन्हें कूल करने की कोशिश करनी है, हवा करनी है बॉडी को ताकि उनकी बॉडी कूल डाउन हो पाए एंड मेडिकल हेल्प को अप्रोच करना है। देन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, अगर हम किसी भी चीज़ से एलर्जिक हैं और हम उस चीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ऐसे में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जिसमें हमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, हमारे थ्रोट में स्वेलिंग हो सकती है, हम बेहोश हो सकते हैं या वॉमिटिंग हो सकती है। तो ऐसे सिम्टम्स होने पर हमें समझ जाना चाहिए ये एलर्जिक रिएक्शन है, तो उस केस में आप उस पर्सन को लेटा दें एंड अगर जो भी उनके लिए मेडिसिन है अगर उसके पास वो अवेलेबल है तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। देन एज़मा अटैक, सो अगर एज़मा अटैक होता है तो इसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, प्रॉपरली बोल नहीं पाएंगे एंड इनहेलर से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो ऐसे में सबसे पहले क्विक रिलीफ इनहेलर यूज करना है, पर्सन को थोड़ा शांत करना है एंड मेडिकल हेल्प को अप्रोच करना है अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता। हाउएवर इनहेलर से इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो पहले उन्हें इनहेलर ही प्रोवाइड करने की कोशिश करें। देन कार्डियक अरेस्ट मीन्स जब एक पर्सन का हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है, ऐसे में उसकी ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन दोनों रुक सकते हैं। सो इस केस में उसकी लाइफ को खतरा है, तो ऐसे में हमें इमीडिएट सीपीआर प्रोवाइड करना होगा। सबसे पहले हम ब्रीथिंग चेक करेंगे, इसके बाद हम इमरजेंसी नंबर डायल करेंगे, क्योंकि इतने में हम हेल्प प्रोवाइड करें, इतने में इमरजेंसी मतलब मेडिकल हेल्प आ जाए तो बेहतर होगा। सो इसके बाद हमें सीपीआर प्रोवाइड करने के लिए अपना एक हाथ उनके चेस्ट पर रखना है एंड दूसरा हाथ अपने हाथ के ऊपर रखना है और फिर चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। चेस्ट कंप्रेशन 100 टू 120 कंप्रेशंस पर मिनट के रेट पर देने हैं एंड कंप्रेशन डेप्थ एडल्ट के केस में 2 इंचेस, चाइल्ड के केस में 2 इंचेस, बट अगर इन्फेंट है मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, उनके लिए 1.5 इंचेस। सो इस तरह से हमें कंप्रेशन डेप्थ रखनी है और तब तक हमें चेस्ट कंप्रेशन करना है जब तक हेल्प नहीं आती है। सो इससे हम उनके लाइफ को सेव कर सकते हैं एंड मेडिकल हेल्प को तो अप्रोच करना ही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एड। सो जब भी कोई इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है
जिसमें मेडिकल हेल्प एकदम नहीं आ सकती है, तो उसमें जो पहली हेल्प हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरह की हेल्प, वो होती है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का पर्पस है सबसे पहले तो हम उस पर्सन की लाइफ सेव कर पाए, वो जिस भी कंडीशन में है हम उस कंडीशन को और बिगड़ने से बचा सकें एंड उनकी रिकवरी को प्रमोट कर सकें अगर पॉसिबल है तो। सो बेसिक प्रिंसिपल्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहले तो हमें खुद शांत रहना है और आसपास वाले लोगों को भी शांत रखना है। देन हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है। अगर वो किसी भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर और ज़्यादा रिस्क बढ़ सकता है, तो हमें उस जगह से उन्हें अलग करना है, दूर ले जाना है एंड मेडिकल हेल्प को कॉल करना है और खुद पैनिक नहीं करेंगे, वरना हम भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें DRABC का प्रिंसिपल याद रखना है। सबसे पहला है D फॉर डेंजर, मीन्स अगर आसपास कोई भी डेंजर है, सपोज करते हैं कि उस पर्सन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और पास ही बहुत धुआं है, तो हम धुएं की जगह से अलग लेकर जाएंगे ताकि उन्हें प्रॉपर्ली सांस आ पाए। तो इस तरह से जो भी डेंजर है हमें उसको एलिमिनेट करना है अगर पॉसिबल है तो। आर फॉर रिस्पॉन्स, हमें उनकी कॉन्शियसनेस चेक करनी है, क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके एयरवेज ओपन है, ब्लॉक तो नहीं है, ब्रीथिंग चेक करनी है, पल्स चेक करना है और CPR स्टार्ट करना है। अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं जहाँ पर हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना होगा। जब किसी को कोई भी चोट लगती है, लाइक अगर किसी को कोई माइनर इंजरी हो गई है, कोई कहीं पर गिर गया, उसे किसी तरह का कट लग गया है, तो ऐसे में हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि वो माइनर इंजरी है या फिर डीप कट है। अगर डीप कट है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर माइनर इंजरी है तो हमें सबसे पहले उसको वाटर से, पानी से साफ करना है। फिर उस पे प्रेशर अप्लाई करते हुए उस पर एक साफ कपड़ा या फिर अगर हमारे पास कोई भी बैंडेज है तो हमें उसे वहां पर बांधना है। देन जो इंजर्ड पार्ट है उसे हार्ट लेवल के ऊपर रखेंगे, क्योंकि इससे जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो कम हो जाएगा एंड वहां पर ब्लड फ्लो इतना नहीं होगा। देन हमें क्लीन बैंडेज के साथ उसको कवर करना है। ये था माइनर इंजरी के केस में, बट अगर मेजर इंजरी होती है तो फिर हमें मेडिकल हेल्प को ही अप्रोच करना है। एंड प्रिवेंशन, ऑफ कोर्स ये बेहतर है कि हम इंजरी लगने से पहले ही ध्यान रखें। तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें किस तरह से शार्प ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली हैंडल करना है एंड जहां पर बच्चे खेलते हैं वो एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए। बट फिर भी कहीं पर चोट लग जाती है तो हमें फर्स्ट एड की भी इक्विपमेंट, चीजें अपने पास रखनी चाहिए। ओके। देन हीट एग्जॉशन, ये हीट स्ट्रोक के कंपैरिजन में कम सीवियर होता है, बट ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। अगर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मसल वीकनेस है, हैवी स्वेटिंग हो रही है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी है, तो ऐसे में हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना होगा। सबसे पहले तो हम उन्हें शेड में लेकर जाएंगे, एक ऐसे एरिया में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं है। उनके क्लोथ्स को जितना लूज कर सकते हैं लूज कर दें ताकि उनको स्वेटिंग ना हो, प्रॉपरली सांस ले पाए एंड लेग्स को एलिवेट कर देंगे। देन उनको ठंडा करने के लिए उनके हेड पर कोल्ड स्पॉन्ज रखेंगे, आइस पैक्स का यूज कर सकते हैं एंड उनको ठंडा पानी दें पीने के लिए। और अगर फिर भी कंडीशन ठीक नहीं होती है तो मेडिकल हेल्प को अप्रोच करना है। देन अगर किसी पर्सन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही है, तो इमिडिएटली हेल्प के लिए किसी को बुलाना है। उस पर्सन को लेटा दें एंड उसके एयरवेज को ओपन करने के लिए उसके सिर को थोड़ा सा ऊपर करें, मतलब वो पर्सन नीचे लेटा रहे बट उसके सर को ऊपर करें ताकि उसको सांस आ पाए। एंड फिर 10 सेकेंड्स के लिए ब्रीथिंग चेक करनी है और फिर भी सांस नहीं आ रही है तो फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट करना है। देन चोकिंग, सिंपल टर्म्स में कहें तो जब हमारे गले में कुछ अटक जाता है तो हमारे एयरवे ब्लॉक हो जाते हैं, तो ऐसे में हम अपने गले को पकड़ लेते हैं, तो हमें सांस नहीं आती। तो इसके लिए हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले उस पर्सन के पीछे खड़े होना है एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट, मतलब हमें अपने हैंड्स आपस में लॉक करने हैं और फिर उसके पेट पर प्रेशर अप्लाई करना है ताकि जो भी चीज ब्लॉक्ड है वो बाहर आ पाए। जब तक जो भी चीज ब्लॉक्ड है वो बाहर नहीं आ रही तब तक ये रिपीट करना है। और अगर पर्सन अनकॉन्शियस है तो उस केस में ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपको उस पर्सन को लेटा देना है एंड विजिबल ऑब्जेक्ट अपने हाथ से रिमूव करना होगा। ऐसे में CPR भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो।
देन बेसिक स्पोर्ट्स इंजरी। सबसे पहले ब्लीडिंग की बात करेंगे, तो अगर किसी भी तरह का कट लग जाता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें देखना है स्मॉल कट है या डीप कट। स्मॉल कट है तो हम उसे पानी से वॉश करेंगे एंड प्लास्टर अप्लाई कर देंगे। बट अगर डीप कट है तो प्रेशर अप्लाई करना है, बैंडेज अप्लाई करें और फिर मेडिकल हेल्प को अप्रोच करें, क्योंकि इस केस में मेडिकल हेल्प इंपॉर्टेंट है उसको प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए। देन स्प्रेन मतलब जब हमारे लिगामेंट्स में इंजरी हो जाती है, जब हम ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं जनरली तब ऐसा होता है। और स्ट्रेन मतलब जब हमारे मसल्स या टेंडन्स में इंजरी हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि ये मसल टियर हुआ है, तो वो स्ट्रेन होता है। देन ये तब होता है जब हम कोई भी सडन मूवमेंट करेंगे या फिर किसी मसल को ओवर यूज करते हैं, तो ऐसे में स्ट्रेन हो सकता है। सो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के लिए हमें राइस मेथड यूज करना होता है। आर का मतलब है रेस्ट करना है, उस पर उस स्पेसिफिक पार्ट को जहां पर इंजरी है उसको रेस्ट पर रखना है। आई फॉर आइस मतलब आइस अप्लाई करनी है। सी फॉर कंप्रेशन, उसको कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना है। एंड ए फॉर एलिवेशन मतलब हार्ट लेवल से ऊपर एलिवेटेड रखना है। देन फर्स्ट एड किट, हमें किसी भी इमरजेंसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए फर्स्ट एड किट रेडी रखनी होगी। कुछ एसेंशियल आइटम्स हैं जो हमें इमीडिएट केयर फर्स्ट एड प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, उन सभी को फर्स्ट एड किट में रखना होगा। जैसे बैंडेज, कॉटन, एंटीसेप्टिक, सीजर, ग्लव्स, थर्मोमीटर, इस तरह की चीजें हम फर्स्ट एड किट में जनरली रखते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। Now let us move to Unit 3, Health and Hygiene in Play Area. This is the last unit for the revision video. हेल्थ एंड हाइजीन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहां पर हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई फिजिकल डिजीज नहीं है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, नहीं। हो सकता है कि आपकी मेंटल स्टेट ठीक ना हो सकता है आपकी सोशल वेलबींग ना हो। इसलिए हम जब हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो हम तीनों एस्पेक्ट में बात करते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली कंप्लीट वेलबींग होनी चाहिए। सो अब हम बात करेंगे हाइजीन की। हाइजीन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम खुद को क्लीन रखते हैं और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं। इसमें हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं। तो अच्छी पर्सनल हाइजीन होना जरूरी है ताकि हम अच्छी हेल्थ मेंटेन कर पाए। जब हमारी अच्छी पर्सनल हाइजीन नहीं होगी तो इजीली हम बीमार हो सकते हैं, जिस वजह से हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। तो इसलिए गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना भी जरूरी है। ये तो इन जनरल हमने हेल्थ एंड हाइजीन को डिस्कस किया। देन हाइजीन टिप्स फॉर फूड हैंडलर्स। जब भी किसी इवेंट में फूड हैंडलिंग के लिए अलग अलग लोग अवेलेबल होते हैं तो उनके लिए ये हाइजीन टिप्स गिवन है। फूड हैंडलिंग करने से पहले अपने हैंड्स को अच्छे से साफ करना चाहिए, प्रॉपरली सुखाना चाहिए। इसके लिए क्लीन टॉवल्स, पेपर टॉवल्स और एयर ड्रायर्स का यूज कर सकते हैं। फूड एरियाज के आसपास स्मोकिंग नहीं करनी है, कुछ और खाना नहीं है, च्युइंगम एक्सेट्रा कंज्यूम नहीं करनी है। स्पिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सभी चीजें अवॉइड करें। एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसे एप्रन वो पहन लें और ये क्लीन होनी चाहिए। अगर आपके बहुत लॉन्ग हेयर है तो उन्हें कवर कर लें, क्योंकि ऐसे में खाने में बाल गिरने का रिस्क होता है। टू अवॉइड इट यू शुड कवर लॉन्ग हेयर। एंड अपने नेल्स को शॉर्ट रखें, नेल पॉलिश अवॉइड करें। अगर किसी तरह का कट है कहीं तो उसको वाटरप्रूफ बैंडेज से कवर करें। वाटरप्रूफ इसलिए क्योंकि वहां पर जब आप फूड हैंडलिंग करेंगे तो हो सकता है कि आप वाटर के कांटेक्ट में आए, तो इसलिए वाटरप्रूफ बैंडेजेस का यूज करें। एंड अगर नीड है तो ग्लव्स का यूज करें। डिस्पोजेबल ग्लव्स चेंज करें रेगुलरली। एंड अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको फूड हैंडलिंग अवॉइड करनी चाहिए एंड सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए। देन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड किट्स। प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए, ये देखने के लिए कि कहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत है। इंस्पेक्शन फ्रिक्वेंसी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम उसे कितना यूज़ करते हैं, कितना पुराना है, क्या मटेरियल यूज़ किया गया है एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट। इन सभी फैक्टर्स पर इंस्पेक्शन फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है। दो टाइप की इंस्पेक्शन होती है, लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी। जब हम लो फ्रिक्वेंसी इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो ये क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पर होती है। ऐसे में हम इन डेप्थ चेक करते हैं, मतलब
यहाँ पर इन डेप्थ इंस्पेक्शन होती है एंड इसमें ट्रेन स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी इसमें इंक्लूडेड होती है। सो अगर कहीं भी हमें डैमेज्ड इक्विपमेंट मिलते हैं या फिर ऐसे कोई इक्विपमेंट है जिसमें रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, सो वो सभी मेंटेनेंस यहाँ पर की जाती है। इसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन, यहाँ पर ऐसी इंस्पेक्शन होती हैं जो फ्रीक्वेंटली होंगी, मींस डेली या वीकली बेसिस पर होती हैं। सो इसमें हम सरफेस कंडीशन चेक करते हैं, जो सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए एंड डेब्रिस वेंडलिज्म ये सभी चीजें चेक करते हैं, मतलब वेदर की वजह से ये चीजें खराब तो नहीं हो रही, ये सभी चीजें हमें यहाँ पर चेक करनी होंगी। एंड अगर किसी भी तरह का हैजार्ड है, कोई भी ऐसा खतरा है जिसकी वजह से जो वहां पर प्लेयर्स खेलते हैं उनको नुकसान हो सकता है, तो ऐसे सभी एरियाज को क्लोज करना होगा प्रोसीजर के अकॉर्डिंग और उन्हें करेक्ट करना होगा। देन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ किट्स, सो हमें अपने किट्स प्रॉपरली क्लीन एंड वेल मेंटेन रखनी चाहिए एंड जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस मेंशन होते हैं कि हमें इस तरह से केयर करनी है, उन सभी केयर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। देन हमें हार्श केमिकल्स, पेंट या अनअप्रूव्ड ग्लू को यूज नहीं करना है एंड किसी भी तरह के परमानेंट मार्कर्स का भी यूज नहीं करना चाहिए। देन इंस्पेक्शन ऑफ पर्सनल किट्स, सो जो हमारी पर्सनल किट्स हैं जो किसी ना किसी बॉडी पार्ट के लिए हम यूज करते हैं, उन सभी को क्लीन रखना है, ऑर्डर फ्री, मीन्स उसमें से किसी तरह की स्मेल ना आए, इसके लिए उसको प्रॉपरली ड्राई करके स्टोर करना है एंड प्रॉपरली स्टोर करना है जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड किसी तरह का क्रैक, टियर, होल नहीं होना चाहिए, है तो फिर हमें उसे डिस्कार्ड करना है। किसी भी तरह का डैमेज अगर हमें दिखता है तो हम उसे डिस्कार्ड करेंगे एंड न्यू को यूज करेंगे। देन क्लीनिंग प्रोसीजर, सो हमें वार्म सोपी वाटर के साथ हमें उसे क्लीन करना है एंड हम उसे सॉफ्ट ब्रश के साथ स्क्रब कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल साफ हो जाए एंड उसको लाइटली पानी से धो सकते हैं। विनेगर यूज कर सकते हैं अगर किसी तरह की स्मेल है एंड हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, हमें उसे ड्राई करना है बट डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट से कहीं अलग रखेंगे ताकि वो नेचुरली ड्राई हो जाए। ओके। मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स सरफेस, स्पोर्ट्स सरफेस को मेंटेन करने के लिए वहां से किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को रिमूव करना होगा रेगुलर बेसिस पर एंड सीमेंटेड फ्लोर्स हैं तो वो डेली साफ किए जाने चाहिए। रिकमेंडेड फुटवियर ही अलाउ होना चाहिए, स्पोर्ट्स शूज ही हमें वहां पर पहनने चाहिए एंड क्लीनिनेस वहां पर मेंटेन रखने हैं, आस पास भी क्लीनिनेस मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर डस्टबिन, सफिशिएंट डस्टबिन वहां पर होने चाहिए ताकि इधर उधर कोई कचरा ना फेंके एंड वहां पर गोल पोस्ट, पोल्स, पोस्ट, इन सभी चीजों को पीरियोडिकली चेक करना चाहिए। देन एनुअल और स्पेशल मेंटेनेंस, सो अभी हमने बात की कि हमें रेगुलरली कैसे मेंटेनेंस रखनी है, अब हम बात करेंगे ऐसी मेंटेनेंस जो एनुअली मतलब साल में एक बार या फिर स्पेशली रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे में हम ग्राउंड लेवल को चेक करते हैं एंड किसी तरह की स्लोप नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर पानी ना इकट्ठा हो एंड ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल ब्रशिंग यूज होनी चाहिए कोर्ट्स को साफ रखने के लिए एंड मेंटेनेंस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए अगर हमने आर्टिफिशियल टर्फ का यूज किया है, सो उसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। देन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट, यहाँ पर सबसे पहले बॉल्स की बात करेंगे। सो किसी भी तरह की बॉल हम यूज करते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन सभी में एयर प्रेशर करेक्ट होना चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट एयर प्रेशर की वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे हमें इक्विपमेंट को कैसे मेंटेन करना है। सो जब भी हम कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद उसे ड्राई क्लोथ से क्लीन करना है एंड फिर उसे स्टोर करना है। डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी उसे नहीं छोड़ेंगे एंड जब हमने यूज कर लिया है उसके बाद उसे प्रॉपरली स्टोर करना है और कहीं कोई डैमेज नहीं है इसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है। किसी तरह का मेटल आइटम है तो उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर मॉइस्चर होगा तो उससे जंग लग सकता है, रस्टिंग हो सकती है एंड लेदर इक्विपमेंट पर हमें वाटर का यूज नहीं करना है। बॉल्स को यूज करने से पहले उसमें करेक्ट प्रेशर है ये इंश्योर करना है, अगर इतना प्रेशर नहीं है तो बॉल में हवा भरेंगे। देन आफ्टर यूज जब हमने बॉल को यूज कर लिया है उसके बाद उसमें से थोड़ी सी हवा निकाल कर उसे तब रखेंगे और रखने से पहले उसको साफ कर दें एक सॉफ्ट क्लोथ से। अगर वो
गंदी हो गई है खेलते टाइम, तो हम उसे माइल्ड डिटर्जेंट की हेल्प से क्लीन करना है। एंड क्योंकि हमने उसे धोया है तो हमें उसे सुखाना भी होगा, तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाएंगे। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, डायरेक्ट सनलाइट में हमें ड्राई नहीं करना है, कहीं दूर शेड में रखना है और उसे नेचुरली ड्राई करना है। स्टोरेज स्टोरेज के लिए हम एक कूल ड्राई वेल वेंटिलेटेड प्लेस में रखेंगे। डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है। एंड एक ऐसी प्लेस होनी चाहिए जो ड्राई रहे, एंड हीट या डैम्प एरियाज भी अवॉइड करने हैं। ओके, देन लास्ट टॉपिक, क्लीनिनेस एंड सेफ्टी मेजर्स। सो सेफ्टी बनाए रखने के लिए हमें ध्यान रखना है कि डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ किया जाए वहाँ पर, ताकि जर्म स्प्रेड ना हो। इक्विपमेंट क्लीन रहने चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, एंड किसी भी तरह का डैमेज्ड इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे रिप्लेस या रिपेयर करना होगा। देन सेफ सरफेस मटेरियल मेंटेन करना है, जैसे अगर स्पेशली कोई फॉल जोन है, मींस जहाँ पर अक्सर लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, तो वहाँ पर सेफ सरफेस मटेरियल होना चाहिए, ताकि अगर गिर भी जाए तो ज़्यादा चोट ना आए। एंड जहाँ पर स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं, उसके आसपास फ्री स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज बच्चे एक दूसरी चीज़ से टकराकर उनको चोट लग सकती है। एंड किसी तरह के शार्प एजेस, लूज बोल्ट्स, नेल्स, हुक्स ये नहीं होने चाहिए, हैं तो इन्हें ठीक कराना है। एंड हार्डवेयर को टाइट रखें, मटेरियल्स ड्यूरेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो यूज़ करते ही टूट जाए और किसी को चोट लग जाए। देन सैंड पिट्स क्लीन होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड अगर उसे यूज़ नहीं किया जा रहा है तो वो कवर्ड होनी चाहिए। एंड डैमेज्ड इक्विपमेंट प्रॉपरली मार्क होनी चाहिए, एंड उनको रिपोर्ट करना है इमीडिएटली, ताकि उनको रिप्लेस किया जाए। सो यहाँ पर हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स डिस्कस किए जो इन जनरल हमें ध्यान रखने हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एज वेल एज द वीडियो। इस पूरी वीडियो में हमने सभी चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज किया है। एंड अगर आपको सभी चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वन शॉट वीडियोज अवेलेबल है, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट वीडियो का शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर गिवन है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन।